कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के संबंध में स्थानीय मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा के ऑडिटोरियम हॉल में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें छिंदवाड़ा कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने पत्रकारों से चर्चा की और सोशल मीडिया में वायरल हो रहे मैसेज, वीडियो और सुझावों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी और सभी को सावधानी बरतने की सलाह भी दी। रिपोर्ट। से नववर्ष की शुभकामनाएं और हम सभी आशा करेंगे कि हमारी जो स्थिति है जिले की, प्रदेश की और देश की इस नए वर्ष के नए दिन से लगातार सुधार की ओर अग्रसर होगी। साथ ही आज केसेस के विषय में मैं स्थिति स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो आधिकारिक आंकड़ा आता है वो सिर्फ संक्रमित व्यक्ति जिनका पहले टेस्ट हो चुका है और हमारे एक्टिव केसेस में जो पहले से शामिल होते हैं उनमें से किसी की मृत्यु होने पर वो संख्या मृत्यु की संख्या में जोड़ी जाती है। सेकेंड वेव में अभी तक 26 लोग ऐसे हैं जो संक्रमित की सूची में से जिनकी मृत्यु हुई है। पहले 46 का आंकड़ा था फरवरी के मध्य तक। 19 फरवरी या शायद 23 फरवरी को पहला डेथ सेकेंड वेव में शुरू हुआ था और तब से लेके अभी तक 26 ऐसे संक्रमित व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। इसके अलावा जो डेथ होते हैं अभी वर्तमान में कोविड का अत्यधिक प्रसार होने के कारण लगभग सभी डेथ्स में ये प्रयास होता है कि उनको कोरोना प्रोटोकॉल से ही अंतिम संस्कार किया जाए। इसके दो कारण हैं। पहला ये कि यदि हमको पता नहीं है तो बेहतर है कि हम प्रिकॉशन ले लें, ये मान लें कि शायद कोरोना हो, ताकि उनके परिजनों को अंतिम संस्कार करते वक्त संक्रमण ना हो। सिर्फ आशंका के आधार पर उसको कर लिया जाता है, किसी को जानकारी नहीं होती कि सही में कोविड था या नहीं था। और दूसरा जो मैंने पहले कहा था कि अभी सामाजिक दूरी बनाए रखने की जरूरत है, तो कोरोना प्रोटोकॉल से दाह संस्कार या अंतिम क्रियाकर्म होने से कम लोगों की वहां उपस्थिति होती है और संक्रमण के प्रसार में रोकथाम की स्थिति बनती है। अगली एक चीज लगातार सोशल मीडिया में सुझाव के रूप में हम लोगों को आ रहा है कि इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज का बिल्डिंग है, इसको कोविड केयर के लिए या कोविड हॉस्पिटल के रूप में कन्वर्ट क्यों नहीं किया जा रहा है। आप लोगों के माध्यम से ऐसे सभी बुद्धिजीवी लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि हम लोग इसकी लगातार चिंता कर रहे हैं और ये कोविड हॉस्पिटल के रूप में इसलिए हम लोग कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये मेडिकल कॉलेज है, इसका हॉस्पिटल अभी बन नहीं पाया है। और इस कॉलेज में जो फैसिलिटी उपलब्ध है वो क्लासरूम की फैसिलिटी उपलब्ध है, कॉन्फ्रेंस हॉल की फैसिलिटी उपलब्ध है, ऑडिटोरियम की फैसिलिटी उपलब्ध है, लैब्स की फैसिलिटी उपलब्ध है और ऑफिसेस की फैसिलिटी उपलब्ध है। इसके अलावा जो मेडिकल के छात्र हैं उनके लिए हॉस्टल आदि की सुविधा उपलब्ध है जिसमें बच्चे रहते हैं। तो इसको मेडिकल हॉस्पिटल के रूप में इसको ना समझा जाए, क्योंकि ये समझना एक तरीके का कंफ्यूजन है। ये सामान्यतः मान लें कि जैसे पीजी कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे अन्य गर्ल्स कॉलेज है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर है, वैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ भी है और ये पढ़ाई के लिए एकेडमिक कैंपस है और इसको हॉस्पिटल के रूप में कन्वर्ट करने की स्थिति किसी भी प्रकार से नहीं है। और पूरा जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग हर संभावना पे विचार करते हुए अधिकतम संख्या में जहां भी बेहतर उपलब्धता हो सकती है वहां लगातार बेड उपलब्ध करा रहे हैं। एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि इंदौर में लगभग मेरी जानकारी के हिसाब से लगभग 6,500 बेड उपलब्ध हैं। उसकी तुलना में यदि छिंदवाड़ा में 2017 बेड उपलब्ध कराए गए हैं तो ये संख्या अच्छी, आप मान सकते हैं कि काफी अच्छी संख्या उपलब्ध कराई गई है। आइसोलेशन बेड की कोई दिक्कत नहीं है, हम चाहेंगे तो इसको 10,000 तक भी ले जा सकते हैं। मूल दिक्कत होती है ऑक्सीजन बेड एचडीयू आईसीयू के लिए, इसलिए ज्यादा फोकस हम लोग उस पर करते हैं। अगर किसी को बेड ही दिलाना है लेटने के लिए तो वो हम आसानी से नए नए कोविड केयर सेंटर खोलते हुए कहीं भी दिला सकते हैं। लेकिन अभी लगातार प्रयास करके सामग्री प्रोक्योर करके बहुत तीव्र गति से ऑक्सीजन बेड एचडीयू आईसीयू की संख्या में बढ़ोतरी की जा रही है।
ये एक लगातार सोशल मीडिया पे चल रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि आपके माध्यम से जनता को इस विषय में सूचना दे दी जाए। इसके अलावा एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था किसी एक पर्टिकुलर प्राइवेट हॉस्पिटल को लेके कि वहाँ पे एक मृत शरीर को बंधक बना लिया गया था और राशि के एवज में उसको फिर बाद में छोड़ा गया या राशि के कारण नहीं छोड़ रहे थे। उसकी वस्तु स्थिति की जानकारी हमारे कार्यपालिक दंडाधिकारी के माध्यम से हम लोगों ने निकाली। उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल में संबंधित मरीज 9 दिनों तक आईसीयू में लगातार भर्ती रहे थे। उसका जो एग्जैक्ट फी होता है उतना ही फी उनसे चार्ज किया गया था और उसमें कुछ डिस्काउंट भी दिया गया था, लगभग 11-12 हजार रुपए का। पेशेंट की मृत्यु जो है उस अस्पताल में नहीं हुई थी। परिजन डॉक्टर की इच्छा के विरुद्ध उनको डिस्चार्ज करा के अपने गांव ले गए थे और शायद पता नहीं छिंदवाड़ा या मंडला ले गए थे, इसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन डिस्चार्ज करा के ले गए थे। पेशेंट की मृत्यु उस हॉस्पिटल में हुई ही नहीं थी। तो पहला पॉइंट ये पूरी तरीके से मिथ्या और भ्रामक साबित हुआ कि शव को वहां पे बंधक बनाया गया था, क्योंकि मृत्यु वहां हुई नहीं थी। क्योंकि उनकी स्थिति बहुत सुधरी नहीं थी उन पेशेंट की, इसलिए बाद में हालत खराब होने पे दोबारा उनको जिला अस्पताल लाया गया, जहां उनकी फिर दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मृत्यु हो गई। और मृत्यु वहां से होने के बाद फिर विधिवत उनको पार्थिव शरीर सौंप दिया गया था। तो उसमें जितना विवाद था या वीडियो में जो भी आरोप लगाए गए थे, उस जांच में उसमें से एक भी तथ्य सही नहीं पाया गया। तो ये जानकारी हम लोग आधिकारिक प्रेस नोट के माध्यम से और स्पेसिफिक जानकारी के साथ, तिथि के साथ उसको जारी कर रहे हैं। इस विषय में भी जनता से भी अनुरोध है, मीडिया से भी अनुरोध है कि हम लोग भ्रामक जो चीजें आती हैं उसकी सत्यता को प्रमाणित होने के बाद ही उसको सर्कुलेट करें। बाकी सोशल मीडिया पे कहीं कोई रोक नहीं है, इसलिए उसको फैलने से नहीं रोका जा सकता है, लेकिन जब सत्य बात सामने आए तो उसको भी उसी शिद्दत के साथ हम लोगों को फैलाना चाहिए कि ये गलत जानकारी थी। अगर सही होती तो वो भी मैं बता देता कि हाँ जानकारी सही थी, क्योंकि इस मामले में वो जानकारी सही नहीं पाई गई, तो उसकी वस्तु स्थिति आज मैंने बता दी है। बाकी ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी को लेके भी समय समय पे र्यूमर उड़ता रहता है, अफवाह की उसकी कमी हो जा रही है। कम से कम छिंदवाड़ा जिले में आज दिनांक तक किसी भी दिन शासकीय अस्पतालों में ऑक्सीजन की कभी कोई कमी नहीं रही है। आपको बिल्कुल पता है कि हमारे पास 19 KL का सेंट्रलाइज प्लांट है जो कभी भी खाली नहीं रहा है। जब भी खाली होने की स्थिति होती है टैंकर आके उसको भर देता है। आज जैसे टैंकर आ रहा है, आज वो हमारा जो सेंट्रलाइज फैसिलिटी है आज भी उसमें 4 KL के आसपास लिक्विड मौजूद है। 4 KL से आप समझ सकते हैं वो लगभग 400 सिलेंडर के बराबर होता है। 1 KL मतलब लगभग स्टैंडर्ड साइज का 100 सिलेंडर उसको आप मान सकते हैं। और अभी जब आएगा तो यहाँ पे उसको अगले 2-3 घंटे में फिर एक लिक्विड ऑक्सीजन टैंकर आ रहा है, उससे उसकी पूर्ति करा दी जाएगी। संक्रमित व्यक्ति जो है वो अभी तक 4307 हुए हैं और उनमें से संक्रमण से मुक्त होकर स्वस्थ जो हुए हैं उनकी संख्या 3507 है। प्रतिशत के हिसाब से यदि इसको देखें तो ये लगभग 81.4% आता है। वर्तमान में जो कुल मृत्यु है, कुल मृत्यु की संख्या जो मैं बता रहा हूँ ये इन्हीं संक्रमित व्यक्तियों में से है। तो कुल मृत्यु जो है वो 72 है और फर्टिलिटी रेट उसके हिसाब से 1.67% रही है। वर्तमान में जो सक्रिय प्रकरण है हमारे पास 728 हैं। ऑल टाइम हाई इसको मान सकते हैं कि अभी हम लोग पीक पे चल रहे हैं और कुल प्रकरण में से 17% प्रकरण अभी सक्रिय हैं। सक्रिय प्रकरणों में से 562 संक्रमित व्यक्ति या तो होम आइसोलेशन में है या कोविड केयर सेंटर में है। इनको मान सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति हैं जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता नहीं थी, या तो अपने घरों में, और जिनके घरों में
कम स्थान है उनके लिए कोविड केयर सेंटर में बिस्तरों की व्यवस्था है। वहाँ पे ऐसे व्यक्ति सामान्य दवाओं के साथ और बढ़िया पौष्टिक भोजन लेते हुए स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। सक्रिय केसेस में से 166 लोग जिला अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज में अभी भर्ती हैं। इसके अलावा प्राइवेट फैसिलिटी में भी लोगों का हॉस्पिटलाइजेशन है। यदि मैं सैंपल्स की बात करूं, आज दिनांक तक कुल 1,14,970 राउंड करें तो लगभग 1,15,000 सैंपल कलेक्ट किए गए हैं। प्रति मिलियन लगभग 50,000 व्यक्तियों का सैंपल किया गया है। मतलब हर 10 लाख व्यक्ति पे 50,000 लोगों का सैंपल किया जा सका है। कुल अभी तक किए गए सैंपल में जो पॉजिटिविटी रेट रही है वो 3.74% रही है। अर्थात प्रति 100 सैंपल के विरुद्ध लगभग 3 से 4 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। लेकिन यदि सिर्फ सेकेंड वेव की बात करें, जब से प्रकरण बहुत तेजी से बढ़ने लगे, सक्रिय प्रकरण उसी के कारण अभी ज़्यादा हैं। सिर्फ मार्च महीने में 14,635 सैंपल लिए गए थे, उसमें से 729 लोग पॉजिटिव आए थे। मार्च की जो पॉजिटिविटी दर थी वो 4.98% रही थी। अप्रैल माह में अभी तक कल दिनांक तक की जो जानकारी है उसके हिसाब से 10,679 सैंपल किए गए अप्रैल में 1 तारीख से लेके 12 तारीख तक। उसमें 938 लोग पॉजिटिव पाए गए। पॉजिटिविटी की दर जो अप्रैल में है वो 8.78% है। कुल यदि सेकेंड वेव का पूरा लेखा जोखा लें तो टोटल 25,314 सैंपल किए गए मार्च और अप्रैल के महीने में। उसमें से 1,667 लोग पॉजिटिव आए और पॉजिटिविटी की जो दर है वो 6.58% बैठती है। इस हिसाब से हम लोग देख सकते हैं कि पिछले 1 साल में जितने सैंपल किए गए हैं उनमें से लगभग 20% से ज्यादा सैंपल पिछले 2 ही महीने में कर लिए गए हैं। यानी सैंपलिंग की दर अभी पूर्व के सभी समय से अत्यधिक ज्यादा है। पहले कभी भी 400-500 सैंपल से ज्यादा एक दिन में इस जिले में नहीं किया जा पाता था। लैब की क्षमता 500 की ही है हमारे यहाँ की, लेकिन वर्तमान में 24 घंटे काम करके हमारा जो लैब है RT-PCR का प्रतिदिन लगभग 1,250 सैंपल का रिपोर्ट दे रहा है। उसमें से 1,000 सैंपल हमारे जिले के होते हैं, 250 सैंपल सिवनी जिले के होते हैं। इसलिए अप्रैल महीने में लगभग प्रतिदिन 1,000 के औसत से सैंपल हो रहे हैं। इससे पहले मार्च में 700 की औसत से, उससे पहले 500 की औसत से सैंपलिंग की जा रही थी। सैंपल में भी यदि RT-PCR और RAT का औसत देखें कि कितना RT-PCR किया गया 25,000 में से, 25,314 में से 25,314 सैंपल में से 20,137 सैंपल RT-PCR से किए गए हैं और महज 5,177 सैंपल RAT के माध्यम से किए गए हैं। इस प्रकार से RT-PCR का जो प्रतिशत है वो 80% है सैंपलिंग में, जो कि प्रेस्क्राइब्ड से 10% ज़्यादा है। 70-30 के रेशियो में अनुशंसित है RT-PCR RAT में। लेकिन चूंकि अपने यहाँ हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो भी रिजल्ट आए वो पुख्ता ज़्यादा रहे, इसलिए RT-PCR पे ज़्यादा बल दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये भ्रांति रही है कि RT-PCR नहीं किया जा रहा है, इसलिए ये विशेष रूप से आंकड़ा मैंने आप लोगों के समक्ष रखा है। यदि मैं केसेस का जो वर्तमान में सक्रिय केसेस हैं उसका वितरण जिले में ब्लॉक वाइज देखूं, 728 जो आज सक्रिय प्रकरण है उनमें से सिर्फ छिंदवाड़ा ब्लॉक में 324 प्रकरण है। यानी इस हिसाब से कहें तो सबसे प्रभावित यदि कोई ब्लॉक है और खास करके शहरी क्षेत्र वो छिंदवाड़ा है। इसके बाद सौंसर में 92 केसेस हैं, परासिया में 56 केस है,
पांढुर्णा में 54, जुनारदेव में 49, मोखेर में 40, चौरई में 35, अमरवाड़ा में 30, बिछुआ में 22, तामिया में 18 और हर्रई में सबसे कम 8 प्रकरण है। ये हमारे जिले की बात हो गई कोरोना के जनरल जो स्थिति है उसके हिसाब से। यदि तुलनात्मक दृष्टि में राज्य में अपनी स्थिति हम लोग देखें तो 12/4/2021 को जो नए केसेस आए हैं हमारे यहाँ पिछले दिन 84 केसेस नए संक्रमित आए हैं। टोटल सैंपल जो जिसका रिजल्ट आ पाया था वो 890 सैंपल का रिजल्ट कल प्राप्त हुआ था। पॉजिटिविटी उसमें लगभग 9% के आसपास की बैठती है और नए संक्रमण के केसेस की संख्या के हिसाब से छिंदवाड़ा जिला मध्य प्रदेश में 31वें स्थान पे है। यानी इसका अभिप्राय ये है कि 30 जिले ऐसे हैं जिनमें हमारे जिले से अधिक केसेस आए हैं। इससे हम लोग ये संतोष ले सकते हैं कि परिस्थितियां धीरे धीरे हमारे पक्ष में आ रही हैं। केसेस हमारे 108 तक गए थे जो घट के 96 आए और आज 84 पे है और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जो कोरोना कर्फ्यू लागू किया गया है उसके सकारात्मक परिणाम आगे आएंगे और उससे केसेस की संख्या धीरे धीरे घटेगी, चेन भी ब्रेक होगा। और जो मेरी जानकारी है और जो घूम के मैं देख रहा हूँ और जो आज यहाँ भी मैं देख रहा हूँ, लोगों में कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर बहुत तेजी से बढ़ा है। मास्क का लगभग 100% प्रयोग लोग करने लगे हैं और मेरी अपील है कि कोरोना को रोकने के लिए, क्योंकि कर्फ्यू बहुत लंबे समय तक लागू नहीं रखा जा सकता है। शुक्रवार को खुलेगा, उसके 2 दिन बाद खुल सकता है, लेकिन आगे कर्फ्यू खुलेगा ही। हमको लगातार मास्क का प्रयोग करना है और मास्क का प्रयोग करते हुए इस बात का हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि नाक भी ढका रहे, मुंह भी ढका रहे। आपके बीच पिछले 5 मिनट 10 मिनट से बैठ के मैं लगातार बात कर रहा हूँ। मास्क हटाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, आवाज जाती है। कई बार लोगों को हम लोगों ने देखा है कि बोलते समय मास्क हटा लेते हैं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। मास्क लगाए लगाए आप सारा काम कर सकते हैं एक्सेप्ट पानी पीना और खाना खाना। इसलिए निवेदन है कि जब पानी भी पिए, चाय पिए, खाना खाएं तो बिल्कुल अलग हट के प्रयास करें, या तो घर के अंदर ही ये सारी चीजें अभी हो जाएं जब तक संक्रमण की दर ज्यादा है। और यदि बाहर आवश्यकता होती है तो कम से कम सामाजिक दूरी बना के कहीं झुंड में ये काम ना करें, बिल्कुल अलग हट के।